गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस की क्लास 7th की जो सेशन 2026-27 में शुरू होने वाली बुक है, साइंस की जिज्ञासा नाम की बुक है, उसको पढ़ेंगे। इस बुक में बड़े ही रोमांचक दृश्य दिए गए हैं एवं अच्छे अच्छे प्रयोग दिए गए हैं जिनके द्वारा बच्चे कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं क्लास 7th की न्यू बुक जिसका नाम जिज्ञासा है। उसके साथ अध्याय फर्स्ट है विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार। इस बुक का दृश्य बहुत ही सुंदर दिया गया है। देखो, इसमें जो बच्चे हैं वो झूल रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो मेडिसिन बना रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो प्लांट लगा रहे हैं। ऐसे करके बच्चे नए नए प्रयोग के द्वारा सीख रहे हैं। इस बुक में बहुत ही सुंदर चित्र दिए गए हैं, बहुत ही सुंदर इसकी व्याख्या की गई है और अनेक वैज्ञानिकों ने बहुत शोध करके इस बुक को बनाया है। तो आइए बच्चों, हम इसमें फर्स्ट लेसन की ओर चलते हैं और सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कुल कितने लेसन दिए हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं। इसकी विषय सूची में बच्चों इसके 12 अध्याय दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट लेसन है विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार, यानी लगातार संसार में कुछ न कुछ नए आविष्कार होते जा रहे हैं। तो आइए बच्चे, हम लेसन फर्स्ट को शुरू करते हैं और इसको समझते हैं, इससे क्या क्या हमें सीखने को मिलता है देखते हैं। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि ये बुक पहले कक्षा 6 में शुरू हुई थी और अब यह कक्षा 7th में भी शुरू होने वाली है, जो 2026-27 में शुरू होगी। उसको हम पहले से ही पढ़ लेते हैं, जिससे हमें पहले से उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो हम पढ़ते हैं। हम आशा करते हैं, तो हम लेसन शुरू करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपने कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के साथ अपने रोमांचक अनुभवों का बहुत आनंद लिया होगा और अब आप विज्ञान के इस अनूठे संसार की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। केवल तथ्यों से भरी एक पाठ्य पुस्तक नहीं है, यह पुस्तक हमारे सुंदर संसार को समझने, उससे जुड़े प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और खोज करने के लिए प्रेरित करती है। विज्ञान के संसार में सब कुछ समाहित है, सब कुछ उसमें मिल जाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पास हो या फिर दूर हो, किसी पत्ती के अंदर सूक्ष्म यानी छोटी छोटी जो उसमें कोशिकाएं होती हैं उसको भी देख सकते हैं, या सूर्य और तारों की गति को समझ रहे हो, अपने घर के आसपास के पदार्थों का परीक्षण कर रहे हो या चर्चा कर रहे हो कि भूमि के नीचे जल किस प्रकार बहता है। आप जैसे जैसे इस पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको नए रोमांचक अनुभव मिलेंगे, जो आपकी सोच को चुनौती देंगे और आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और आपको एक अन्वेषक बनने की दिशा में, यानी प्रयोगकर्ता, शोधकर्ता की दिशा में सहायता करेंगे, जिससे आप छोटी छोटी नई खोजें अपने आप कर सकेंगे। इससे पहले कि हम अपनी यह रोमांचकारी यात्रा आरंभ करें, आपकी इस पुस्तक की एक विशेषता पर ध्यान देते हैं।
पुस्तकों के पृष्ठों के अंक को देखिए, वे एक तितली की चंचल उड़ान और कागज के हवाई जहाज के उड़ने को दर्शाते हैं। इसके जो पुस्तक पर पृष्ठ पर अंक दिए वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई तितली उड़ रही है, यानी कागज का कोई हवाई जहाज उड़ रहा है। इस प्रकार की दृश्य को दर्शाते हैं। जिस प्रकार एक तितली खुलकर उड़ती है और एक कागज का हवाई जहाज आकाश की ओर उड़ता है, उसी प्रकार जब जिज्ञासा और बढ़ती है तब सीखने की यात्रा को भी उड़ान मिलती है। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक को वास्तविक वायुयान बनाने की प्रेरणा कागज के हवाई जहाज जैसी साधारण वस्तु से मिली? पहले कागज का हवाई जहाज बनाकर बच्चे उड़ाते थे, उसी को देखकर वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज का निर्माण किया था। हमारा उड़ान बनने का सपना कैसे साकार हुआ? इस कार्य हेतु आरंभिक शोधकर्ताओं द्वारा पक्षियों के पंखों के अध्ययन से लेकर आधुनिक अभियंताओं द्वारा सरल प्रेक्षणों प्रयोगों से विमान की अभिकल्पना हुई। अतः आप जैसे ही प्रत्येक पृष्ठ को पलटें, अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें, जिससे आपको नए विचार मिले, आप नई खोज करें और आकाश को छू लें। और बच्चों, जैसा कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि विज्ञान एक प्रक्रिया है, यानी विज्ञान एक प्रक्रिया है। एक प्रयोगकर्ता के रूप में, नए नए खोज करने के रूप में इसमें एक प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। खोज करना केवल नए तथ्यों को ढूंढना अथवा प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं को जानना मात्र नहीं होता। अतः यह एक प्रकार की सोचने की विधि है जिसमें जिज्ञासा और प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है और अज्ञात को समझने या जानने का प्रयास किया जाता है। यानी जिसका हमें ज्ञान नहीं है उसको वहाँ पर जानने का प्रयास किया जाता है। अब कक्षा 7 में हम और गूढ़ यानी गहरे प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे, जैसे कि यह संसार कैसे चलता है, हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं वे ऐसे ही क्यों होती है, और प्रकृति से हम जो प्रतिरूप देखते हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं। यह सब करने के लिए हमें इस पुस्तक से बाहर निकलना होगा, संभवतः कक्षा से भी बाहर निकलना होगा और विभिन्न क्रियाकलापों एवं प्रयोगों के माध्यम से संसार का अनुभव करना होगा। हम आशा करते हैं कि आपके ये अनुभव न केवल रोचक और रोमांचक होंगे, अपितु इस ग्रह पर हमारे स्थान को और जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसे गहराई से समझने में सहायक सिद्ध होंगे। हमें विश्वास है कि आपको विज्ञान को एक निरंतर खोज की प्रक्रिया के रूप में देखने में सहायता मिलेगी और उत्तरदायित्व को समझने भी सहायता प्राप्त होगी। एक युवा जिज्ञासु वैज्ञानिक के रूप में आप शीघ्र ही देख पाएंगे कि मानवीय गतिविधियां प्रकृति में होने वाली प्रक्रियाओं से किस प्रकार संबंधित है और जिस समाज में हम रहते हैं उससे किस प्रकार जुड़े हुए हैं। हमें आशा है कि आप भी यह सीख पाएंगे कि विज्ञान किस प्रकार पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को हल करके उपयुक्त संसार बनाने में भूमिका निभाता है। आइए अब पुनः इस पुस्तक पर वापस आते हैं। इस पुस्तक में आप भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से लेकर जीव विज्ञान तथा भूविज्ञान तक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विषयों को पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से लेकर भौतिक विज्ञान जिसमें भौतिक वातावरण के बारे में बताया जाता है। रसायन विज्ञान से जैसे अपने दवाइयों को बनाया जाता है, कैसे कौन सी दवाई बनाई जाती है। जीव विज्ञान में जीवों को लेकर तथा भूविज्ञान में भूमि को लेकर विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विषयों को अध्ययन किया जाता है। हमें ऐसा लगता है कि ये भिन्न भिन्न अध्यायों में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, परंतु जैसा कि हमने कक्षा 6 में भी कहा था, ये सभी एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। किसी एक क्षेत्र के वैज्ञानिक विचार प्राय अन्य क्षेत्रों से में भी खोज को प्रोत्साहित करते हैं। कम से कम दूसरे क्षेत्र में प्रश्न पूछने की अनुमति तो देते ही हैं। अतः आइए इस वर्ष की अपनी पाठ्य पुस्तक की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। हम अपने आसपास के पदार्थों के
गुणधर्मों को देखने से आरंभ करेंगे। हम अधिकांशतः उन वस्तुओं के विषय में जानेंगे जिनका हम अनुभव तो करते हैं, परंतु शायद ही उन पर प्रश्न पूछते हैं, जैसे कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं। जब हम अपने विद्यालय के गणवेश में वर्दी पर लगे हल्दी के दाग धोते हैं तो क्या होता है। इस तरह के इसमें अनेक क्वेश्चन आते हैं और हम एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं। अपने जो वर्दी पर जो हल्दी का दाग लगता है उसको हम धोते हैं तो वो रेड हो जाता है। फल में खट्टा होते हैं, उनमें एसिड यानी अम्ल होते हैं जो उसको खट्टा कर देते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमें इसमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ विद्युत बैटरियों, तारों, बल्बों के साथ प्रयोग करते हुए पदार्थों के कुछ अन्य प्रकार के गुणधर्मों को जानने का प्रयास करेंगे। बल्ब को प्रकाशित करने के लिए हमें किस प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। हमें पदार्थों का उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकरण करने में सहायता मिलेगी। हम धातु और अधातुओं के संसार में प्रवेश करेंगे। धातु हैं जो विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी उनमें विद्युत आसानी से आ जा सकती है। अधातुओं में विद्युत की कुचालक होती है, वो उनमें धारा नहीं बहती है। इसी प्रकार किस प्रकार बल्ब प्रकाशित होता है, कैसे किया जाता है, इन सब की जानकारी हमें इस बुक के माध्यम से मिलेगी। हम अपने अनुभवों से जानते हैं कि टॉर्च की बैटरी अंततः समाप्त हो जाती है और पुनः उपयोग में नहीं लाई जा सकती। आगे हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे आसपास किस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ परिवर्तन अस्थायी होते हैं जबकि कुछ स्थायी होते हैं। अस्थायी परिवर्तन वो होते हैं जो एक बार हो जाता है, वो वापिस अपनी अवस्था में बदला जा सकता है। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो एक बार अपनी अवस्था को में परिवर्तित हो जाते हैं, वो वापिस अपनी अवस्था में नहीं आते हैं। ऐसे पदार्थ जो हो, जैसे जल का बर्फ बनना और बर्फ का वापस जल बनना, ये एक अस्थायी परिवर्तन है। और स्थायी परिवर्तन वो होते हैं जो जैसे दूध का दही बनना, दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता है। इसी प्रकार इन्हीं परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं, जिनमें भौतिक परिवर्तन तो वे होते हैं जो अपनी अवस्था में वापस बदले जा सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं लाते हैं। एक बार जो पदार्थ बन जाता है वो वापस अपने पहले जैसा अवस्था में नहीं आता है। हम देखते हैं कि बैटरी समाप्त हो जाती है, बर्फ पिघलकर जल बन जाती है, फल पक जाती हैं, चट्टानें टूटकर पत्थरों में परिवर्तित हो जाती है, आदि आदि। ये सभी किस प्रकार के परिवर्तन हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन या तो पदार्थ को गर्म करने पर ही होते हैं या गर्म करने पर तीव्र गति से होते हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि ऊष्मा ऊर्जा भी होती है। ऊष्मा को ही ऊर्जा कहते हैं। किस प्रकार प्रवाहित होती है, चाहे वे गिलास में रखे बर्फ के टुकड़े का पिघलना हो अथवा किसी ग्लेशियर का पिघलना हो, जल सर्वत्र व्याप्त होता है और सूर्य से आ रही गर्मी के कारण यह समुद्रों से वाष्पित होकर वर्षा के रूप में नीचे गिरता है और भूमि में रिसता है। जो जल वर्षा के रूप में नीचे आता है वही जल नीचे से वाष्प के रूप में ऊपर जाता है और वो उसके बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद वो वापस वर्षा करता है। इसी प्रकार ये परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। ये परिवर्तन हमारे आसपास के केवल उन्हीं पदार्थों में नहीं होते जिन्हें हम देख पाते हैं, अपितु ये परिवर्तन जल आदि में भी होते हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। विशेषकर विद्यालय के मध्य स्तर की आयु में शरीर में तीव्रता से परिवर्तन होते हैं। ऐसा क्यों? जीवन के लिए मनुष्यों में ही नहीं अपितु जंतुओं में भी जैविक प्रक्रम आवश्यक होते हैं। शारीरिक वृद्धि के लिए हमें श्वसन
और भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से पोषक तत्व रक्त द्वारा पूरे शरीर में जाते हैं और इस प्रकार अन्य प्रक्रम भी होते हैं। परंतु ऐसा केवल जंतुओं में ही क्यों होता है? क्या पौधों को वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती है? वे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? क्या वे भी सांस लेते हैं? कैसे लेते हैं? कैसे अपना भोजन बनाते हैं? जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ, हमारे इस ग्रह ने इसे सुंदर और सावधानी पूर्वक संतुलित करना सीख लिया है। अच्छा समय क्या होता है? दीवार पर टंगी घड़ी अथवा कलाई पर बंधी घड़ी हमें समय बताती है और यह कैसे बीतता है यह भी। हम सुबह विद्यालय जाने के लिए तैयार होते हैं और रात को सोने की तैयारी करते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि हम समय को कैसे मापते हैं और कोई क्रियाएं कितनी तीव्रता से होती है, यानी कितनी तेजी से होती है? विद्युत से चलने वाली घड़ियों और डिजिटल घड़ियों के युग से बहुत पहले प्रारंभ में मनुष्य सूर्य के कारण बनने वाली वस्तुओं की परछाई को देखते थे और समय का पता लगाते थे। पहले लोग घड़ियों में समय नहीं देखते थे और परछाई की स्थिति देखकर समय बताते थे। प्रकाश और परछाई केवल छाया, पुतली अथवा समय बताने के लिए ही उपयोगी नहीं है, अपितु प्रकाश हमें देखने में भी सहायता करता है। प्रकाश हमें समय बताने के लिए ही उपयुक्त नहीं है, बल्कि हमें देखने में भी सहायता करता है। वर्तमान में हमने प्रकाश उत्पन्न करने की अनेक विधियां विकसित कर ली है, जिससे हम रात में सूर्य के प्रकाश के बिना भी किसी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि प्रकाश की प्रकृति के विषय में प्रश्न पूछने से उसे ब्रह्मांड की एक गहरी समझ प्राप्त हुई है, जिसमें हम रहते हैं। प्रकाश और परछाइयाँ केवल घर में हमारे आसपास की वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, यद्यपि इसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा की भी परछाइयाँ बनती हैं, जिससे ग्रहण जैसी रोचक परिघटनाएं रहती हैं। दिन और रात होते हैं जो सूर्य से प्रकाश से निर्धारित होते हैं। इन सभी को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमती है, चंद्रमा किस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी किस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तथा इन सभी का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। इन सब से आपका सिर अवश्य चकरा गया होगा, फिर भी आप इनके विषय में विचार कीजिए। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जिस अद्भुत संसार में हम रहते हैं उससे हम अचंभित भी हो सकते हैं। इसके बाद के अध्याय में आप सामान्य अवलोकन करेंगे, कुछ रोचक प्रयोग करेंगे और उन विषयों पर गहनता से विचार भी करेंगे, जिन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक अध्याय आपके पहले से ज्ञात ज्ञान पर आधारित है, यानी जो ज्ञान हमें आता है, पहले से हमें जितना समझ में आता है, जिसकी हमें जानकारी है, उसी ही जानकारी के आधार पर, ज्ञान के आधार पर इस अध्याय को बनाया गया है। और ये आपको प्रश्न पूछने, खोज करने, व्यवहारिक प्रयोग करने और एक वैज्ञानिक की तरह सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप पाएंगे कि जो प्रयोग हमारे विचार से होने वाली घटना की पुष्टि करते प्रतीत होते हैं, वे भी कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को जन्म दे सकते हैं और उनके लिए अधिक प्रयोगों और अधिक प्रश्नों की आवश्यकता हो सकती है। आनंददायक अन्वेषण क्रियाकलाप 1.1 उत्तरों के प्रश्न बनाइए। इस पाठ में उत्तर दिए गए हैं जिन्हें के हमें प्रश्न बनाने हैं। जैसे कुछ भी उत्तर दे दिया और उसका हमको पलटकर क्वेश्चन बनाना है, जिससे वो दोनों का मिलान
हो सके। विद्यालय में अथवा परीक्षाओं में आपको प्राय प्रश्न दिए जाते हैं। हमेशा ही हमने प्रश्न दिए गए थे और उनके उत्तर बनाए। इस पाठ में हम उत्तर दे रखे हैं, उनके हम प्रश्न बनाएंगे और आपसे उनके उत्तर देने की अपेक्षा रखी जाती है। आइए इस प्रक्रिया को उलट देते हैं। वैज्ञानिक की तरह सोचने के लिए रोचक प्रश्न पूछना भी महत्वपूर्ण है। महान वैज्ञानिक केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं देते हैं, अपितु वे अद्भुत प्रश्न भी पूछते हैं। आपको याद होगा कि गत वर्ष हमने कहा था, बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना भी आवश्यक है। यानी बुद्धिमान वही होता है जो प्रश्न पूछने वाला बनना भी आवश्यक है। नीचे लिखे गए उत्तरों को देखिए। आपका कार्य ऐसे प्रश्नों का अथवा परिस्थितियों का निर्माण करना है जो अत्यंत जिज्ञासु यानी बहुत इच्छाएं रखने वाला हो, रचनात्मक हो यानी उसकी रचना बहुत सुंदर हो और रोचक हो तथा आपको प्रदत्त उत्तरों की ओर ले जा सके। कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होता, अतः अपनी कल्पनाओं को उड़ान बनने दीजिए। इस तरह के अभ्यास से आप बहुत अधिक परिचित नहीं हैं, अतः आपकी सहायता के लिए यहाँ एक उदाहरण भी दिया गया है। मान लीजिए कि आपको उत्तर था, इसे ठीक आधा कर दो, तो हम इसका प्रश्न ढूंढेंगे कि किसको आधा करना है। यह किस प्रकार प्रश्न का उत्तर हो सकता है। इसके लिए अनेक उत्तर हो सकते हैं। कैसे सुनिश्चित करें कि हमें तरबूज का बराबर भाग प्राप्त हो। तरबूज की जगह खरबूजा भी हो सकता है, आम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या मेरा निबंध विस्तृत है, मैं इसे लिफाफे में नहीं रख सकती, अथवा मैं इतने लंबे गीत पर नृत्य नहीं कर सकती, मैं इतना लंबा गाना नहीं गा सकती, मैं इतने लंबे समय तक नहीं पढ़ सकती। ये सभी परिस्थितियाँ एक दूसरे से बहुत भिन्न है। तो आइए देखते हैं बच्चों, आप किस प्रकार के रचनात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। इस अध्याय में जो प्रश्न दिए गए हैं उनसे हमें उत्तर दिए गए हैं, उनसे हमें प्रश्न बनाना है और प्रश्न ऐसे बनाना है जो बहुत रोचक हो। तो आइए बच्चों, हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैं करवाती हूँ आपको। इस अध्याय में पहला क्वेश्चन दे रखा है और उसका उत्तर है, बस थोड़ा दूध डाले। तो बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। तो मैं इसका क्वेश्चन बना के आपको बताती हूँ। बस थोड़ा दूध डाले, तो इसका प्रश्न बनाना है, तो चाय में शक्कर कम है। क्वेश्चन दूसरा है, उसका उत्तर दे रखा है, क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। तो हमें इसका प्रश्न बनाना है, बिल्ली ने चूहे को क्यों नहीं खाया, क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। तीसरा क्वेश्चन है, आप घबराइए मत, मेरे पास तौलिया है। इसका हमें प्रश्न बनाना है, आप बारिश में भीग गए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि घबराइए मत, मेरे पास तौलिया है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें 42 दे रखा है। तो इसमें हमें प्रश्न बनाना है कि आपका कक्षा में अनुक्रमांक यानी रोल नंबर कितना है। तो इस प्रकार हमने इसमें रोचक प्रश्न पूछे। पूर्वानुमित प्रश्न नहीं पूछेंगे और इसमें लिखा है जैसे 32 + 10 इस प्रकार के सरल क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, अथवा जीवन ब्रह्मांड इत्यादि का क्या मर्म है। इस प्रकार के प्रश्न पूछकर यह पाठ समाप्त होता है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, लेसन नंबर 2 के साथ। ऑल द बेस्ट।